बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद और इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 19 जून साल 2021 और आज हफ्ते का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दरूद व सलाम। नाज़रीन कराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का ये स्पेशल एपिसोड जो कि आपकी फीडबैक पर मुश्तमिल होगा। आपके भेजे गए सवालात के जवाबात आज के प्रोग्राम में हम दादाजी से हासिल करेंगे। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत हैं, नवाज़ें हैं कि वो हमें ये मौका देता है कि आपकी खिदमत में हाजिर बेशक होते हैं। बेशक। मैसेजेस शुरू कर दूं। बिल्कुल जी, बिस्मिल्लाह। पहला मैसेज अहमद नईम का है। कहते हैं दादाजी बहुत से यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया पर पेजेस ये प्रोपोगेट कर रहे हैं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया मनी ट्रेल देने में नाकाम रहीं। मेरा ख्याल है कि ये जितने भी यूट्यूबर्स हैं और ये जो सोशल मीडिया पेजेस हैं, ये उमर ताब बंदयाल से भी आगे होके बैठे होंगे अदलिया में, तभी नहीं पता चला ना। क्योंकि उमर ताब बंदयाल साहब जो कि उस बेंच को हेड कर रहे थे, उन्होंने तो कहा कि आपने मनी ट्रेल दे दी है, या उसको डायलॉग भिजवा रटा के भेजते ना भाईजान, ठीक है ना, उसको डायलॉग रटा देते कि तुम मनी ट्रेल फ्राहम नहीं कर सकी हो। उसने तो अदालत में कह दिया कि आपने मनी ट्रेल दे दी है। तो फिर ये मामे कौन से हैं? ये मामे वो हैं जिनको आप खबर सुनते हैं कि चौथे के दिन ना 200 पेजेस उड़ गए, 50 ग्रुप उड़ गए, 35 फलाने उड़ गए, अकाउंट उड़ा दिए, ट्विटर के अकाउंट उड़ गए, फेसबुक के पेजेस उड़ गए, फेसबुक के अकाउंट फ्रीज कर दिए। ये वो लोग हैं। अब आप इससे अंदाजा करें, जो ये बात कर रहा है ना, आप जान जाएं कि वो 5वीं नस्ल की दोगली अबलागी जंग का मुजाहिद है। महफूज तरीन अल्फाज में तो यही कहा जाएगा ना, ठीक है। और आपके और मेरे टैक्सों पे 420 लाख। ऑस्ट्रेलिया, लंदन, थाईलैंड में बैठा हुआ ये हरकतकार और आपको गुमराह कर रहा है। ऐसी गुमराहियों से बचें। ऐसी गुमराहियों से बचाने के लिए हमने ये दादा पोता शो सजाया है, ठीक है ना। ये सारे जो दावे कर रहे हैं ना, ये सारे फजूल वाहियात लोग हैं। और आपसे भी गुजारिश है कि क्रेडिबल सोर्स ऑफ न्यूज़ की तरफ जाया करें। जाए उनसे, उससे तो जाहिल आप हैं, बड़े बड़े जाहिल तो तुम हो जो उन घटिया और झूठे लोगों की जाके बगल में घुसते हो, ठीक है ना। आप बड़े जाहिल हैं, आपको बचना चाहिए। आप बाजार में चीनी लेने जाते हो, ठीक है, चाह दी पौनी लेन जाते हो तो 100 बारी चेक कर दो कि असली है कि नहीं, ब्रांडेड है कि नॉन ब्रांडेड, महंगी है कि सस्ती है। खबर जिसने इतला, जिसने आपका ईमान मुतजलजल कर देना है, वो इतला लेते वक्त चेक नहीं करते हो कि सोर्स कौन सा है। सोर्स चेक करो ना, क्रेडिबल सोर्स नहीं है, ठीक है। और आपको ये गुमराह रखने के लिए पहले थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट होती थी मुतालिया पाकिस्तान या दरसी किताबों के ज़रिए या स्टेट स्पॉन्सर्ड किताबों के ज़रिए। अब वो खुल के आ गए जी, और अच्छा खुल के आ गए, बेनकाब भी हो रहे हैं। लेकिन आप जैसे लोगों की आंखों के ऊपर अगर सब्ज़ रंग की पट्टी बनती रहेगी तो आपको तो उनकी बरहनगी नज़र नहीं ना आएगी। तो इसलिए आप ज़रा खुद को अपडेट करें, क्रेडिबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की तरफ जाएं। अनफॉर्चुनेटली क्रेडिबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत कम है, उन पे जाएं। जी। वैसे ये सब्ज़ पट्टी क्यों, काली क्यों नहीं, सुर्ख क्यों नहीं? समझ आ रहे, समझ गए ना। आगे खालिद सईद भट्ट कहते हैं साहब, बॉर्डर बंद, बॉर्डर खुला के बाद लॉकडाउन लगा नहीं लगा, दुकान 8 बजे बंद, दुकान 6 बजे बंद, हर चीज़ के जिम्मेदार तो अवाम खुद हैं। इतनी बेयकीनी क्यों स्टेट की तरफ से? अवाम भी जिम्मेदार खुद हैं। अगर उन्हें कोरोना हो गया है तो हॉस्पिटल में नहीं है, वो घर में क्वारंटाइन करेंगे, अवाम खुद हैं। अगर वो भूखे मर रहे हैं तो ये उनकी अपनी जिम्मेदारी है, वो किसी दोस्त बाप से मांग के कुछ गुजारा करेंगे, हुकूमत इसकी जिम्मेदार नहीं है। और सुकून खबर में है, और कबर सुकून कबर में है, तो फिर ये क्यों है? ये बहुत अच्छा वैलिड क्वेश्चन है इनका। इसका जवाब हमारे पास भी नहीं है जी, ये क्यों है? कि ये सब क्या है, क्यों है, मुझे कोई सोचने दे। फरूख अफजाल कहते हैं दादाजी ये बताइए कि स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, डैम इतने अगर अहम हैं तो पाकिस्तान की असल फैसला साज या फैसला कुन कुव्वतें
इस तरफ तवज्जो क्यों नहीं देती? नहीं, वो उनको पता होता है जी असल फैसला साज कुव्वतों को कि मैं 3 साल इस ओहदे पे आया हूँ और 3 साल में मैं अपनी दुनिया और अपने बच्चों की दुनिया जितनी बना सकता हूँ बना लें, क्योंकि गुलाम कौम है, पुअर और पथेटिक किस्म के बैकग्राउंड से जब बंदा आया हो तो इस उम्र में जबकि वो देने की पोजीशन में उसको होना चाहिए और देने मुआशरे को कुछ देने की बात करनी चाहिए, वो उस वक्त भी समेटने पे लगा हो तो इसका मतलब होता है कि उसको कब्र याद नहीं है, तो वो इसी में लगे होते हैं वो जो फैसला साज कुव्वतें हैं। तो फिर आपको और मुझे यही कुछ भुगतना पड़ता है जो हम 70 साल से भुगत रहे हैं। और कुछ चीज़ें रवायात भी बन जाती हैं ना, अब ये कुछ चीज़ें रवायात बन गई हैं तो अब आप बर्दाश्त करें उनको। जी। यासिर नियाज कहते हैं, दादाजी एंग्रो कॉरपोरेशन का शेयर आज से 5 साल पहले 270 रुपए का था। हाँ। इस वक्त 320 की रेंज में है। हाँ। ये तो लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं देती। भैन उन्हें ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੋਬਾ ਫੜਾਇਆ है पिछले इतने साल 300 रुपए का ये डिविडेंड है एंग्रो कॉरपोरेशन का। यासिर साहब ऐसे ना करें। आप तो जितने पैसे आपने लगाए होंगे वो तो आप 8 सालों में वसूल कर चुके होंगे ना। असल जर तो बाहर आ गया। असल जर तो आपने वसूल करके खा लिया, तो ये जो बोबे उसने आपको पकड़ाए हैं वो आपने नहीं पकड़े हैं? यासिर साहब दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की 73 साल तारीख में पहली मरतबा हमने हाइपर इन्फ्लेशन देखी है। 100 से 150 करोड़ डॉलर हुआ है। इतना तेज करेंसी की जो डेप्रिसिएशन है वो माजी में शायद कभी भी नहीं हुई। डिवैल्यूएशन शायद कभी भी नहीं हुई जितनी अब हुई है। हमाद अहमद दादाजी आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, कहते हैं दादाजी जैसा आपने कहा था कई माह पहले, फाइनली B4U का ड्रॉप सीन हो गया, दौड़ गए। कुछ तो बोलो। मैंने क्या बोलना यार, पिछले दिनों एक बंदे ने कनाडा से फोन करके मेरी चंगी बेइज्जती की। उसने कहा आप जैसा अनपढ़ आदमी कोई नहीं है, वो वकार ज़का जो है वो आपसे 10% बातें नहीं बताता और वो महीने की फीस लेता है 1500 रुपया, ठीक है। 30,000 उसके पास रजिस्टर्ड लोग हैं जो उसकी जहालत सुनने के लिए बैठे होते हैं जी, बंदरों की तरह ना, और नहीं कुत्तों की तरह बैठे होते हैं, और वो आगे जहालत फैलाता है और वो उन जाहिलों की जहालत में और इजाफा करके चला जाता है। आप लोगों को एक अच्छी सिमत में लाने के लिए 10 साल से रगड़ा खा रहे हैं इस मुल्क के अंदर, और चूंकि आप मुफ्त हैं तो कौम को काबिल कबूल नहीं है। आपको भी इसके ऊपर मतलब के पेड कंटेंट होना चाहिए, आपकी भी सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए। आपको भी, आप लोगों को बचा रहे हैं, करोड़ों रुपए के फायदे पहुंचा रहे हैं, ठीक है, तो लोगों को शर्म नहीं आ रही, लेकिन वहां पे जाके 1500 रुपये महीना दे के तो उसके मेंबर बने हुए। सही है, अच्छा है। और वो इनको इस्तेमाल भला कहाँ पे करता है, उसने जो ट्रेंड बनाना होता है, ये सारे उसके गुलाम जो हैं साथ में उसको पैसे में। यार फिर मुझे फील हुआ कि ये कौम इसी लायक है यार, यानी पीर के पास जाते हैं, पैसे भी देते हैं, अपनी खवातीन भी उसको सामने पेश करते हैं, पीर साहब उनके सर पे हाथ फेरें, भला शरीफ पीर होगा, ठीक है। बाकी पीरों के जो भी शरीफ होता है फिर मैं तो अपनी तरफ अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद बड़े खुश राजी घर भी आ जाते हैं, ठीक है ना, और पीर के कुछ दे के भी आते हैं। और आपको पता है इस वक्त पाकिस्तान के जितने पीर हैं वो आयरलैंड में मुकीम है, कोई इंग्लैंड में मुकीम है, कोई स्कॉटलैंड में रहता है, और कोई दिन रात नशे में शराबूर रहता है। वो सिर्फ सर्दियों के 2-3 माह के लिए पाकिस्तान तशरीफ लाते हैं इन जैसे जाहिलों से रिकवरी करने के लिए। वो एक मुबारक हो वाला भी तो था ना, हाँ मुबारक हो, वो तो बस ठीक है। तो कौम ऐसी जाहिल है तो उसको ऐसे ही लोग टक्करने चाहिए यार, लॉजिक के ऊपर या इल्म के ऊपर बात नहीं, लेकिन इतना मायूस नहीं होना चाहिए। अब देखें ना, अब लॉजिक की बात करते हैं, वो हमारे जेलम वाले मेहरबान इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, हाँ ठीक है, तो उनके अच्छे व्यूअर्स हैं जी, है ना, तो चुभते भी नहीं है ना। चलो शुक्र है साढ़े अच्छे व्यूअर्स नहीं ने जी, अच्छे होंगे तो सानू भी 3 बारी अंदर टक्कर की कोशिश हो रही, असी इक्को बारी ते फिलहाल छुट्टे बैठे हैं। आओ नेक्स्ट मैसेज जान खान का, कहते हैं दादाजी प्रॉपर्टी मुतवसत तबके की पहुंच से दूर हो गई है, जबकि अमीर 30,000 मरला वाला प्लॉट 3 लाख रुपए मरला में खरीद रहा है। क्या पाकिस्तान में प्रॉपर्टी की कीमतों में कमी होगी? नहीं,
जो सिस्टम हमने यहाँ पे बना दिया है। कल मेरे से एक बिजनेसमैन बात कर रहा था और उसकी एक्सपोर्ट जो थी वो है माशाल्लाह, वो तकरीबन 30 अरब रुपए की एक्सपोर्ट। ठीक है, टर्नओवर की बात हो रही है। टर्नओवर की नहीं, 30 अरब रुपए का ज़र मुबादला वो कमाता है। ठीक है। टर्नओवर इससे ज़्यादा होगा। और वो कह रहा था यार ये 1000 बंदा एम्प्लॉय करता है, तो यार ये हम फजूल काम कर रहे हैं। अच्छा जी। मेरे साथ के जो कज़न थे उन्होंने प्लाट खरीद के रखे हुए, और अगर मैं गेन वाइज देखूं पिछले 10 साल में तो वो मुझसे 2 गुना ज़्यादा उन्होंने कमाया। जहाँ पे ये सोच आ जाए, और वो माशाल्लाह 1000 घरों में वो जाता है, उसकी तनख्वाह सैलरी बिल जो है वो सैलरी रोस्टर क्या कहते हैं उसको जी, उसके अंदर 1000 लोग आते हैं, 1000 से ज़्यादा लोग आते हैं। अब वो बंदा इस बात को कहता है सिर्फ यही सेटिस्फेक्शन है कि इतनी जॉब क्रिएशन है, अदरवाइज ये पैसा रियल स्टेट में डालें और कमाएं। ठीक है। और वो कहता है वो मैं इधर खपड़ा होता हूँ सुबह शाम फैक्ट्री में, वो मेरे कज़न जो है वो कोई आयरलैंड से अपनी सेल्फी अपलोड कर रहा होता है, कोई वो अमेरिका से कर रहा होता है। लेकिन दादाजी अगर ये सोच आ गई तो तबाही पड़ जाएगी। यहाँ पे तो आ चुकी है। ये वो फैमिलियां हैं जिनसे हमें आखिरी उम्मीद थी कि जो मर्जी भाग जाए, ये नहीं भागेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन से। ये वो इंडस्ट्रियलिस्ट की फैमिलीज हैं, और वो बाकायदा मतलब सोचना शुरू हो गए कि यार ये हमारे साथ हो क्या रहा है। सारे टैक्सेस भी हमने अदा करने, रियल स्टेट के लिए वो खुली हुई है, एमनेस्टी खुली हुई है जी। आपसे सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछा जाएगा। मैं हफ्ता लेट हो जाऊं तो 1 लाख रुपए का जुर्माना सिर्फ सबमिट करने में, तो 1 लाख रुपए का जुर्माने के साथ सबमिट करूं, उसे कोई पूछने कोई तैयार नहीं है। तो फिर वो सोचेगा ना कि मैंने किन्ने नफलों का सवाब है कि मैं इंडस्ट्री लगा के बैठा रहूं। बंद करें इसको, इसकी प्लॉटिंग करें, बेच दें। चल जी है जी। ये हमने जब से ये बना दिया है ना, उसके बाद मुझे तो इस मुआशरे में बेहतरी की गुंजाइश नजर नहीं आती। और ये बनाने के अंदर इसकी अशराफिया और 72 साल से जो हुक्मरान है और जो मुसलसल हुक्मरान है, ये कभी वो बराह रास्त हुक्मरान है, कभी वो इमरान खानों के जरिए हुक्मरान है, उनका सबसे बड़ा किरदार है ना। जब से उनको हर प्रमोशन पे प्लाट मिलना शुरू हुआ है, तब वो उसमें से प्लाट बेचेंगे तो बच्चे अमेरिका पढ़ेंगे ना। तो जब प्लाट सस्ता होगा तो वो फिर आग लगा देंगे पूरे पकड़ के उसको। जी, खर्चे नहीं ना पूरे करता वो सस्ता प्लॉट। जब प्लाट महंगा होगा तो उन्हें ज्यादा पैसे मिले और खर्चे पूरे होंगे। ठीक है। अब गुडविल फेयरवेल सिग्नेचर भी हो गया कि जनाब बड़ा बंदा रिटायर होने लगता है तो उसको एक कागज पेश किया जाता है, वो साइन करके कबूल करता है, और वो कोई एड्डा बड़े कमर्शियल प्लाट का कागज होता है, वो 1.5-2 अरब रुपया उसको फेयरवेल के ऊपर भी दे दिया जाता है। अब ये भी हो गया। तो इन लोगों ने ना बड़ी मेहनत और तगो-दो के बाद ये ट्रेंड सेट किया। जी, अपने अली मलिक साहब भी जो है वो यही रो रहे थे कि जमीन की जो कीमत है वो बढ़ती चली जा रही है। हालांकि आपने कहा था कि लोगों को उनकी नीयत तो खराब नहीं, आपने कहा था सस्ते प्लॉट दिए जाए तो कीमत कम ही रखी है, लेकिन ज़ाहिर है अखराजात तो बढ़ रहे हैं ना। अखराजात बढ़ रहे हैं। और दादाजी आखिरी बात अलमिया ये है कि आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएं कोविड से पहले, फुल प्रोफेसर यूनिवर्सिटी का वो उतरता है 1000 सीसी गाड़ी से, मैक्सिमम 1300 सीसी गाड़ी से। प्रॉपर्टी डीलर उतरता है एसयूवी से। देखें माशरे में तो कैसे तब्दीली आ रही है। खैर, मुसव्वर अली कहते हैं दादाजी अर्बन और रूरल एरियाज की इन्फ्लेशन अलग अलग कैलकुलेट की जाती है, ये कैसे कर लेते हैं? ये ऐसे ही की जाती है वाकई दारे शुमारियत के जैसे आप मैं मैकेनिज्म है ना। जी, सोहेला मैंने जो सवाल पूछा है ये प्रोग्राम उस सवाल का बोझ नहीं शायद उठा पाएगा। पावर कॉरिडोर्स की तरतीब पहले नंबर पे ये आते हैं, दूसरे पे ये। यार ये कोई फजूल बात है यार, मतलब ये कोई कहने वाली बात, ये समझने वाली बात जी। अलबत्ता शहजाद राजपूत कहते हैं दादाजी पाकिस्तान के अंदर इंडिया पे तनकीद करने वालों को क्यों रगड़ा मिल रहा है, वजह क्या बनी? नवी खबर आई है मोदी साडा भाई। ठीक है, हाँ, पर उसमें किसी को रगड़ने की क्या जरूरत है? अभी तो नहीं रगड़ने की जरूरत है, हम फिर अपनी लॉयल्टी साबित करने के लिए आखिरी हदों तक जाते हैं ना। यार हम इक्तदार हासिल कर लें तो हमें सलूट मारे बगैर नींद नहीं आती।
और अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर हमारा सलूट ना कबूल करे, आखिरी जिसका सलूट कबूल किया था वो मुशर्रफ था। उसके बाद मोदी ने कहा मैं आपका सलूट भी कबूल नहीं करना, फिर ਅਸੀਂ ਸਿੰਧੂ ਨੂੰ ਜਾ ਜੱਫਾ ਪਾਇਆ। ਸਿੱਧੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ, जी जी जी, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਜੱਫਾ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰਿਆ नजवत सिंह सिद्धू। खून में है ना हमारे कि इक़्तिदार पे कब्जा करने के बाद सबसे पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर को सलूट मारना होता है। अयूब खान की तारीख से शुरू हो जाइए। बड़ी स्टोरियां करी हमने, जाकर राजीव गांधी के कान में ये कहा, उसने कहा मामा तू उत्थे कितने बैठा हो ऐसे, राजीव गांधी के कान में ये कहा कि हम बम मारेंगे और इंडिया गायब हो जाएगा। मामा तू कितने से, वो दो 1 to 1 थे ना। ज़ियाउल हक ने राजीव गांधी के कान में कहा कि अगर तुमने ये फौजें ना हटाई तो जनाब बम मारूंगा और पूरा इंडिया उड़ जाएगा। तू कितने से, जेड़ा ये कहानी सुना रहा है ये हवालदार जेड़ा है, हाँ तू कहाँ था, वो कान में बता रहा था, वो उसके कान में कह रहा था। ठीक है, तो इसलिए इस तरह की कहानियां हमें ना सुनाए। सलूट मारने गया था अपने अकाओं को, चार्ज दे के गए हुए हैं वो इंडियंस को, तो जाके सलूट मारना होता है ना। ऐसे ही मेरा ब्लड प्रेशर आई का। ये स्टोरी भी फेक है कि कान में कहा मैं और इंडिया को उड़ा दूंगा। मैंने दस्से जी ने स्टोरी सुनाई वो कितने से। हाँ बड़े लॉजिकल सवाल उठाया आपने, बहुत खूबसूरत बात है। तू कान में बात कही राजीव गांधी के ज़ियाउल हक ने। हाँ तू कहा, और वहां की तस्वीर बता रही है कि तीजा बंदा दूर दूर तक कोई नहीं, तू कितने खलोता दसो। दसो बोलो तो सही। वो कहेगा ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान आके बताया। हाँ ज़ियाउल हक ने किसको बताया ना, रवायत फिर पूरी करे ना। हाँ ज़ियाउल हक ने फलां इंटरव्यू ने फलां को बताया, ज़ियाउल हक ने फलां जगह पे इस जर्नलिस्ट को बुलाया। मैं उस दौर के साउथ साइड से लेके सारे जर्नलिस्टों को जानता हूँ जो ज़ियाउल हक साहब की कासालेसी किया करते थे, अल्लाह बख्शे, अल्लाह के पास चले गए। लेकिन मुख्तार हसन से लेके साउथ साइड तक और सलाहुद्दीन मरहूम तक मैं सबको जानता हूँ, और उनकी याददाश्तें भी मेरे पास है। मुझे उनसे ज़ाती तौर पर याद अल्लाह और वो करने का शरफ भी हासिल है। तो आप बताइए कब कहा उसने, ज़ियाउल हक ने आगे आके अपने किसी फेवरेट जर्नलिस्ट को, ज़ेड एसलैरी को बताया होगा। चले जी, ज़ेड एसलैरी दो आमरों का फेवरेट रहा है, एक अयूब खान का, एक ज़ियाउल हक साहब का। सही है, ठीक है। कई लोग जो हैं फिर दूसरी साइड का भी वर्जन सुनेंगे ना कि वो क्या कहते हैं, क्या वाकई कान में ऐसी कोई बात हुई। इंडियन साइड को भी सुनना चाहिए ना। मैं इंडियन की तरफ जाता ही नहीं, वो तो अपनी बात करेंगे ना। ठीक है, तो अपना पर्सपेक्टिव पहले दुरुस्त करूँ ना। हाँ ये है, ठीक है। मेरी दुश्मन नाल लड़ाई होनी है, उन्हें किस चीज़ नाल वार करना ये तो मैं बाद में देखूंगा ना। वो पहले मैं अपनी तो बंदूक ठीक कर ला ना उन्होंने, कि गोली मैं उधर तो चलावा, चाल इधर तो जावे। पहले मेरी अपनी बंदूक तो सेट होनी चाहिए ना, वो लॉजिक के ऊपर उभरनी चाहिए। उनसे जब बारी आएगी हम उनसे भी निपट लेंगे और आपसे बेहतर निपटेंगे। ठीक है ना। हाँ जी। असफर अहमद कहते हैं दादाजी हुकूमत खुद कोरोना की वैक्सीन लगा रही है, लगवाने वालों के पास इसका कोई सबूत नहीं। मतलब अगर मुल्क से बाहर जाना हो तो सर्टिफिकेट पैसे देकर खरीदें। हाँ 100 रुपए का मेरा ख्याल। हाँ पैसों पे अगर आपको एतराज है तो ये एक अलग बात है, लेकिन सर्टिफिकेट तो 12,000 की वैक्सीन सरकार आपको मुफ्त में लगा रही है, तो आप 100 रुपए का सर्टिफिकेट नहीं खरीद सकते, उसका आपने एक इशू बनाया हुआ है। मतलब देखिए दिस इज अनफेयर। बाहर आपने जाना है ना, अगर वैक्सीन नहीं होती तो 1.5 लाख की टिकट आपकी ज़ाया होगी ना, 7.5 लाख का दाखला आपका ज़ाया होगा ना। तो उस पर आप 100 रुपए का एक सर्टिफिकेट बनवाने के ऊपर कितने के मसले का। हाँ इतना जिद क्यों। ठीक है ना। फिर आप 2 नंबरियां ढूंढते, कराची में एक वो ऑपरेटर पकड़ा गई, उससे 4-4 हज़ार रुपया दे के ना उससे जाली सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं। यार इस कौम का क्या करें। 100 रुपये में लीगल मिल रहा है, मैंने 2-3 निकाले नादरा की वेबसाइट से। यार मैं क्या करूं यार, हद है वैसे यार। वैक्सीन लगवा के नहीं लेना 100 रुपये में, 4,000 रुपये दे के उससे जाली सर्टिफिकेट ले रहे हैं यार। बहुत आला। राजा जवाद आपके मैसेज का शुक्रिया, ये लड़ाई नहीं खत्म होनी। जैसा कि दादा पोतो शो में तस्करा हुआ कि पाकिस्तानी पासपोर्ट से मुतालिक तनज़्ज़ुल आई है, जबकि यूथिये कहते हैं कि बेहतरी आई है 6 दर्जे। नहीं है, बेहतरी नहीं आई। तो ये मेरे से एक बेइज्जती करवा बैठा है यूथिया। ठीक है, मतलब कि वो मजबूरियां होती हैं लोगों की, उसने खबर शाया कर दी तो फिर हमने दोनों शेयर कर दी। तो इसलिए यार ये क्या नाम इसका लिया तुमने, ये भी उसी नस्ल का है जिसने घुस घुस के ना जाल साजों की बगल में घुस। राजा जवाद, हाँ जी। राय साहब आप भी उसी नस्ल से ताल्लुक रखते हैं, आपको सही दूध भी हजम नहीं होता, उसके ऊपर भी आपको मोशन लग जाते हैं। ठीक है ना। हाँ
तो आप रहिए इसी तरह, मार खाइए और इसी तरह जहालत का शिकार रहिए। जब हम आपसे कह रहे हैं कि अथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की तरफ जाइए, तो आप बड़े फेक न्यूज़ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में जाके और इसी गुमराही का शिकार होते हैं। सब आहो बका कर रहे हैं, सब मज़े में हैं। कीजिए आहो बका और सेलिब्रेट कीजिए उस आहो बका को। जी। नेक्स्ट मैसेज खुरम शहजाद का है, कहते हैं दादाजी क्या कोई कंपनी ऐसी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है जो प्रॉपर्टी के बिजनेस में डील करती हो? जी, उसको रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कहते हैं, वो रीट होता है और वो है जी। ये इसने बनाया था, आरिफ हबीब ने बनाया था और मेरे ख्याल कराची डॉलमन है उसकी मलकियत, एक बहुत जी, बड़ा डॉलमन सिटी। डॉलमन सिटी कराची जो है वो उसकी मलकियत है। वो उसका किराया शराया जो होता है वो आगे डिसबर्स हो जाता है, शॉर्ट होता है उसका, वो जो रिटर्न होता है उसके ऊपर है जी। वो रीट की कैटेगरी में 3-4 कंपनियां हैं मेरे ख्याल, आप चेक कर लें कराची स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर जाकर। अब मज़ीद आएंगी, ये जो इमरान खान साहब ने पॉलिसी दी है ना, अब मज़ीद आएंगी। जी, आतिफ हुसैन आपके मैसेज का शुक्रिया। कहते हैं जब जिसकी कम बचत हो, कम आमदनी हो, वो इन्वेस्टमेंट की कौन सी ऑप्शंस ले? मुख्तलिफ इदारे तो मुख्तलिफ ऑप्शंस देते हैं इन्वेस्टमेंट की। हाँ, उसे जो है वो पहले म्यूचुअल फंड लेना चाहिए, फिर स्टॉक एक्सचेंज लेना की तरफ जाना चाहिए। लेकिन सामान्य कराम आज के लिए इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, कल नहीं, हाँ मंडे को। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक। आमीन दादी, बेहद शुक्रिया। नाज़रीन कराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो और ये फीडबैक स्पेशल आप देख रहे थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की काविश आपको पसंद आई होगी। वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी पीर को। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।